हेलो विद्यार्थीगण, प्रयास एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। हम लोग हिंदी के पहले टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं, हिंदी का इतिहास। हिंदी की उत्पत्ति कैसे हुई, हिंदी की शुरुआत कैसे हुई, क्या हुआ, कैसे हिंदी को हम लोगों ने जाना। इतिहास में आपने जाना होगा कि जो हिंदी शब्द की उत्पत्ति है ये कैसे हुई है, हिंदी शब्द कैसे बना, हिंदी बोलने वाले लोग जो थे वो कहाँ से आए थे, इन सारे पहलुओं पर हम लोग चर्चाएं करने वाले हैं। जैसे आप देखते हैं कि हिंदी शब्द आपका फारसी भाषा का शब्द है, फारसी भाषा का शब्द है। मतलब ये हिंदी जो है ये आया कहाँ से है, फारसी भाषा का शब्द हिंदी है। हिंदी शब्द किसके नाम पर पड़ा, हिंदी की आदि जननी कौन है, इन पर हम लोग कहीं ना कहीं अभी चर्चा करने वाले हैं। तो पहले तो हम लोग कुछ इतिहास की बात कर लेते हैं कि हिंदी की उत्पत्ति कैसे होती है। भारत में सबसे बड़ा भाषा परिवार कौन सा है, ये भाषा परिवार के लोग जो थे ये कहाँ से आए थे। तो इतिहास आपने देखा होगा, तो इतिहास में आपने जाना था कि कुछ मध्य एशिया के निवासी जो थे, कुछ लोग जो ये मध्य एशिया है, इस मध्य एशिया के रहने वाले कुछ लोग जो थे वो चलकर यहाँ पर आए। ये सप्त सैंधव प्रदेश है और यहाँ पर आकर ठहरे और फिर आकर के एक शाखा उनकी यहाँ पे आ गई और दूसरी शाखा आपकी ईरान चली गई। तो जो ये व्यक्ति मध्य एशिया से चलकर आए थे इनको हम लोगों ने नाम दिया था आर्य, इनको हम लोगों ने नाम दिया था आर्य। यही आर्य जो थे जो इस सप्त सैंधव क्षेत्र से पंजाब होते हुए भारत में प्रवेश कर गए, यही व्यक्ति भारतीय आर्य कहलाए, यही व्यक्ति भारतीय आर्य कहलाए। हमारा भारत सिंधु नदी के किनारे है, तो सप्त सैंधव प्रदेश में आकर के बसे थे। ये वही क्षेत्र है जहां पर आकर के 7 नदियों का कहीं ना कहीं आपको पूरा विस्तार क्षेत्र देखने को मिलता है। इसी क्षेत्र में आकर जो आर्य बसे थे, मध्य एशिया के निवासी थे, यही व्यक्ति जब भारत में प्रवेश करते हैं इनको भारतीय आर्य, और इनकी एक शाखा जो ईरान इराक चली गई इनको हम लोग ईरानी आर्य कह करके संबोधित करते हैं। ऐतिहासिक आधार है, फारसी भाषा से हिंदी की उत्पत्ति हुई है। और हिंदी क्या है, कैसे बनी, हिंदी की आदि जननी कौन है। तो हिंदी की आदि जननी जो है वो इन्हीं आर्यों द्वारा तैयार करी। ये आर्य जो आए थे इन्होंने आकर के भारूपीय भाषा परिवार का विकास किया, द्रविड़ भाषा परिवार का विकास किया, ऑस्ट्रिक भाषा परिवार का विकास किया और चीनी तिब्बती भाषा परिवार का विकास किया। सबसे बड़ा जो भाषा परिवार देखने को मिलेगा वो हमें मिलेगा भारतीय आर्य भाषा परिवार। जैसे हम लोग बात करेंगे कि हिंदी जो है हमारी, हिंदी का विकास कैसे हुआ, इन पर हम लोग कहीं ना कहीं बात करने वाले हैं। हमने बात की थी हिंदी का विकास क्रम जो है ये भारूपीय आर्य भाषा परिवार के आगमन से माना जाता है। हिंदी शब्द की उत्पत्ति जो है फारसी भाषा के शब्द से हुई है। तो अभी हम लोग जब बात कर रहे थे तो सबसे पहले आपने देखा था सबसे बड़ा भाषा परिवार जो था हमारा वो कौन सा था, भारूपीय आर्य भाषा परिवार। भारूपीय आर्य भाषा परिवार, ये आर्य वही है जो मध्य एशिया से चल करके भारत में प्रवेश कर गए थे, और ये आर्य वही है जो आपके ईरान इराक तक फैल गए थे। जब आप इतिहास पढ़ते हैं तो आप देखते हैं कि ऐतिहासिक धार्मिक ग्रंथ और ऋग्वेद के समान कहीं ना कहीं चीज़ों का वर्णन किया गया है, एक जैसी चीज़ों का वर्णन किया गया है। जैसे सूर्य भगवान की पूजा ऋग्वेद में वर्णित की गई है, ऐसी सूर्य भगवान की पूजा का वर्णन आपके ईरानी ग्रंथ जिंद अवस्था में भी की गई है। तो हम लोग देखेंगे कि जो व्यक्ति आए हैं ये आर्य जो भारत में आ गए इनको हमने भारतीय आर्य कह दिया, और जो ईरान चले गए उनको हमने ईरानी आर्य कहकर संबोधित कर दिया। अर्थात भारत में भाषा का विकास जो हुआ है ये भारूपीय आर्य भाषा परिवार, द्रविड़ आर्य भाषा परिवार और ऑस्ट्रिक आर्य भाषा परिवार और चीनी तिब्बती आर्य भाषा परिवार से माना जाता है। अगर देखेंगे तो इनके कालक्रम को देखेंगे तो हिंदी का विकास जो होता है, अगर देखें हम लोग हिंदी का विकास जो होता है, एक सबसे पहले हम लोगों ने बात की थी प्राचीन हिंदी, फिर मध्यकालीन हिंदी,
और नंबर 3 पे अगर हम लोग बात करेंगे तो नंबर 3 पे हमारी आधुनिक हिंदी है। प्राचीन हिंदी में आप देखेंगे 2 भाषाओं का विकास होता हुआ दिखाई देगा। मध्यकालीन हिंदी में आप देखेंगे 4 भाषाओं का उदय होता हुआ दिखाई देगा। और आधुनिक हिंदी को जब देखेंगे तो आज के टाइम पे पुरानी हिंदी से कैसे हमारी वर्तमान हिंदी की स्थिति को हम लोगों ने देखा है, इसको हम लोग कहीं ना कहीं समझेंगे। जैसे हमने बोला हिंदी भाषा का विकास आधार जो माना जाता है, ये कैसे माना जाता है, भारूपीय आर्य भाषा से शुरू करेंगे और प्राचीन हिंदी, मध्यकालीन हिंदी और आधुनिक हिंदी तक होते हुए हम लोग कहीं ना कहीं आएंगे। थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं कि विश्व भर में अनेक भाषाएं बोली जाती हैं। हिंदी जो है हमारी व्योगात्मक और विश्लिष्ट प्रकार की भाषा है। व्योगात्मक विश्लिष्ट प्रकार की भाषा है। समय समय पर जो व्यक्ति भारत में प्रवेश करते दिखाई दिए वो सारे व्यक्ति भारत में आए और भारत में आने के बाद में अपने यहाँ से जो भाषा लेके आए और वो हमारे भाषा में आकर के उन्होंने मिलाने का कार्य किया। और आज की डेट में हम लोग पहचान नहीं पाते कि शब्द जो है ये आपका फारसी शब्द है, उर्दू का शब्द है, हिंदी का शब्द है, तत्सम शब्द है, तद्भव शब्द है। ये कहीं ना कहीं हम लोगों को कन्फ्यूज़ करने का काम करते हैं। तो अभी हम लोगों ने जो चीज़ें देखी हैं कि इसके विकास क्रम की बात करेंगे तो विकास क्रम में आप जब तथ्य देखेंगे यहाँ पर तो इनको कहीं ना कहीं समझने का प्रयास करना। जैसे हमने बोला हिंदी भाषा का विकास जो है ये क्या होता है। पहली बात तो भाषा क्या होती है। भाषा क्या होती है? जब हम अपने भाव को बोल करके या लिख करके व्यक्त करते हैं। भाव कैसे कि भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचार भाव को भली भांति प्रकट कर सकता है, इसे हम लोग भाषा कहते हैं। और भाषा हमारी जो होती है मौखिक और लिखित 2 प्रकार से कहीं ना कहीं समझी जा सकती है। संसार में जीवित भाषाएं जो हैं जब देखेंगे तो इनकी संख्या 7139 है। जबकि भारत में अगर आपसे पूछेगा जीवित भाषाओं की संख्या कितनी है तो भारत में जीवित भाषाएं जो आज की डेट में देखेंगे तो 450 भारत की जीवित भाषाएं हैं। भारतीय संविधान में कुल मान्यता प्राप्त भाषाएं कितनी हैं? 22 भाषाएं हैं। हमारे भारतीय संविधान में मान्यता प्राप्त भाषाएं हैं 22। और भाषा मान्यता प्राप्त कैसे होती है? संविधान में जिसको स्थान दे दिया जाए वो मान्यता प्राप्त भाषा होती है। बोली क्या होती है? भाषा क्या होती है? भाषा हम किसे कह सकते हैं? एक क्षेत्रीय आधार पर बोली जाने वाली, सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली जो भाषा होती है उसको हम बोली कह देते हैं। भाषा क्या होती है? जो किसी भी धार्मिक या साहित्यिक आधार की रचना किसी भाषा में कर दी जाती है उसको हम लोग भाषा के रूप में परिवर्तित कर देते हैं। या फिर हम कहें कि विशालकाय विस्तृत क्षेत्र में बोली जाने वाली जो होती है वो हमारी भाषा होती है। लेकिन संविधान में जिन भाषाओं को मान्यता दी जाएगी उन्हीं को हम लोग मान्यता प्राप्त भाषाएं कहेंगे। भाषा का मूल जो स्वरूप होता है ये मौखिक ध्वनि कंठ में उच्चारण से होता है। आपने देखा होगा हर 50-60 किलोमीटर के दायरे में भाषा का परिवर्तन हो जाता है। 50 किलोमीटर आप जिस भी दिशा में जाएंगे आपको भाषा परिवर्तित मिलेगी। भाषा कंठ को भी प्रभावित करती है, भाषा क्षेत्र में रहने वाले आधार से भी प्रभावित होती है। तो आप देखेंगे कि एक क्षेत्रीय आधार पर जो लोग निवास करते हैं, जहाँ की जलवायु जैसी होती भाषा भी वहाँ की वैसी परिवर्तित होती हुई दिखाई देगी। अर्थात जहाँ की रूपरेखा अगर आपको बहुत विचित्र प्रकार की दिखाई देगी तो वहाँ की भाषा भी आपको कहीं ना कहीं थोड़ी सी परिवर्तित दिखाई देगी। तो सीधा सा हम लोगों ने जो माध्यम माना था कि भाषा का विकास जो होता है वो कितने चरणों में होता है, तो हम लोग भाषा का विकास जो करेंगे वो कितने चरणों में करेंगे? 3 चरणों में भाषा का विकास करेंगे। पहले चरण में जब भाषा का विकास होगा तो पहले चरण में भाषा का विकास जो होगा वो क्या होती है? बोली होती है। दूसरे कहीं ना कहीं इस भाषा को देखेंगे कि पहले चरण में क्या है, तो पहले चरण में आपकी बोली होती है। दूसरे चरण में आपका क्या होता है? विभाषा या उपभाषा होती है। और तीसरे चरण में एक मानक भाषा होती है। कहने का मतलब इसका स्वरूप बहुत कम होता है, इसका स्वरूप इससे बड़ा होता है, इसका स्वरूप सबसे अधिक विस्तृत होता है। जिसका स्वरूप सबसे अधिक विस्तृत होता है वही हमारी क्या होती है? एक मानक भाषा होती है। मानक भाषा अर्थात आपने देखा होगा कि जिसको कहीं ना कहीं सर्व समाज द्वारा मान्यता दे दी जाती है वो हमारी एक प्रकार से मानक भाषा मानी जाती है। एक विशालकाय क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा जो होती है इसी को हम लोग एक मानक भाषा के नाम से इसको संबोधित कर सकते हैं।
विश्व भर की जब हम लोग बात करेंगे, संपूर्ण विश्व में जो बोलियां बोली जाती हैं और जब भाषाएं बोली जाती हैं, तो इन भाषाओं में हिंदी का कौन सा स्थान आता है? तो विश्व में हिंदी जो है हमारे तीसरे स्थान पर बोली जाती है। विश्व में हिंदी जो है हमारी तीसरे स्थान पर बोली जाती है। पहले स्थान पर हमारी मंदारिन भाषा या चीनी भाषा बोली जाती है। यही विश्व की मातृभाषा है, ये विश्व की मातृभाषा है। अगर आपसे पूछेगा विश्व की मातृभाषा जो है वो कौन सी है, तो विश्व की मातृभाषा जो है सर्वाधिक क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा जो है हमारी कौन सी? मंदारिन भाषा है, इसलिए मंदारिन को हम लोग बोलते हैं विश्व की मातृभाषा बोलते हैं। दूसरे नंबर पे जो भाषा बोली जाती है वो हमारी कौन सी है? अंग्रेजी भाषा है। तीसरे नंबर पे जो भाषा बोली जा रही है हमारी हिंदी भाषा है। चौथे नंबर पे बोली जा रही स्पेनिश है। और पाँचवें नंबर पर आप देखेंगे अरबी भाषा, और छठवें नंबर पर आप देखेंगे बंगाली भाषा, और सातवें नंबर पर अगर आप देखेंगे तो फ्रेंच बोली जाती है। फ्रेंच का जो स्थान आता है वो कौन से नंबर पे आता है? 7वें नंबर पे आपको देखने को मिलेगा। भाषा को हम कितने प्रकार से अभिव्यक्त कर सकते हैं या बोल सकते हैं? तो भाषा को हम लोग कहीं ना कहीं दो प्रकार से, एक तो आपका मौखिक भाषा होती है और एक आपका लिखित भाषा होता है। अगर हम लोगों ने बात की कि मौखिक भाषा क्या होती है, लिखित भाषा क्या होती है, इसको स्वरूप को अगर हम लोग जानने का प्रयास करेंगे तो इनको भी कहीं ना कहीं आपको देखना है, और देख करके हम लोग इस चीज़ को समझने का प्रयास करते हैं कि मौखिक भाषा क्या होती है। जो बोल करके व्यक्त की जाए, जो बोलकर अपने भाव को व्यक्त करने का काम करे, वो आपकी मौखिक भाषा होती है। जो लिख करके अपनी बात को बोला जाए, समझाया जाए, दूसरों तक पहुंचाया जाए, ये आपकी क्या होती है? लिख करके, जिस भाषा को लिख करके हम व्यक्त करते हैं इसको हम लोग लिखित बोलते हैं। अब एक ऐतिहासिक आधार को देखें कि किसी भाषा को पीढ़ी दर पीढ़ी किस माध्यम से पहुंचाया जा सकता है। किसी भाषा को आज की पीढ़ी और इस भाषा को आगे की पीढ़ी में कैसे हम लोग कहीं ना कहीं पहुंचाने का काम करेंगे, तो इसके लिए सबसे अच्छा साधन है लिखित भाषा का स्वरूप। किसी भाषा को लिख करके अगर आपने अगली पीढ़ी तक पहुंचाया तो वो आपका प्योर 100% अगली पीढ़ी तक पहुंच जाएगा। लेकिन जो मौखिक रूप से आपने बोल करके कुछ समझाने का प्रयास किया है, तो वो अगर मैं आपको 100% दूंगा तो आप अपने दिमाग में सिर्फ और सिर्फ 70-60% ही रख पाएंगे। आगे जो मेरी बात को पहुंचाएंगे तो आप 100% मेरे द्वारा बोली गई बात को 100% नहीं पहुंचा पाएंगे। आप आगे जब पहुंचाएंगे तो आप कम से कम 30% जो बात मैंने बताई थी उसको स्किप कर जाएंगे। इसका मतलब कि भाषा को पीढ़ी दर पीढ़ी पहुंचाने के लिए सबसे अच्छा माध्यम जो है वो है हमारा, किसी भाषा को लिख करके एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाया जा सकता है। भारत में अगर हम लोग बात करते हैं कि भारत में कुल कितने भाषा परिवार हैं, तो भारत में आप देखेंगे 4 भाषा परिवार हैं। और 4 भाषा परिवार में जो हम लोगों ने सबसे प्रारंभ में बात की थी कि 4 भाषा परिवार में सबसे बड़ा भाषा परिवार जो है हमारा वो भारूपी आर्य भाषा परिवार है। इस भाषा को बोलने वाले लोगों की संख्या 73% है। इसके साथ साथ अगर हम लोग बात करें द्रविड़ भाषा, तो द्रविड़ भाषा को बोलने वाले लोगों की संख्या 25% है, और ऑस्ट्रिक भाषा को बोलने वाले लोगों की संख्या 1.3% है, और बचा हुआ शेष चीनी तिब्बती भाषा जिसको बोलने वालों की संख्या 0.7% है। अर्थात अगर हम लोग बात करेंगे संपूर्ण भारत में अधिकतर क्षेत्रों पर बोली जाने वाली भाषा परिवार जो रहे हैं वो हमारे भारतीय आर्य भाषा परिवार के लोग रहे हैं। दूसरे नंबर पे आपके द्रविड़ आर्य भाषा परिवार के लोग रहे हैं, और तीसरे नंबर पे आपके ऑस्ट्रिक, और चौथे नंबर पे आपके चीनी तिब्बती भाषा परिवार के लोगों ने यहाँ पर आकर के अपनी भाषा का विकास किया है। हम लोग देखेंगे कि भाषा का जो माध्यम माना गया है वो कैसे हम लोगों ने व्यक्त किया है, कि एक भाषा को कैसे कैसे हम लोग राष्ट्रभाषा घोषित करते हैं, एक भाषा को हम कैसे राजकीय भाषा घोषित करते हैं। बड़ी अफसोस की बात है कि भारत की अभी कोई भी राष्ट्रभाषा नहीं है। कारण प्रारंभिक बिंदु संविधान जब बना था उसके साथ ही साथ बहुत सारे विचारक थे, बहुत सारे संविधान में प्रावधान किए गए, उनके तहत कहीं ना कहीं समय पर इसको परिवर्तित करना था, लेकिन अभी भी हम लोग कहीं ना कहीं भारत को कोई एक राष्ट्रभाषा नहीं दे पाए हैं। आज भी भारत में जब देखेंगे
तो आज की डेट में भी भारत में कोई भी अपनी खुद की राष्ट्रभाषा नहीं है। आज भारत की राजभाषा है जो हिंदी हमारी है, ये हिंदी हमारे भारत की राजभाषा है। अनुच्छेद 343 का अनुच्छेद 343 का भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 के का में हिंदी को हम लोगों ने राजभाषा घोषित किया है। और हिंदी को राजभाषा बनाने के साथ साथ हिंदी की जो लिपि होगी वो हमारी कौन? देवनागरी, देवनागरी लिपि होगी। अनुच्छेद 343 के का में हिंदी हमारे देश की राजभाषा होगी और इसकी लिपि जो होगी वो होगी हमारी देवनागरी लिपि। इसी अनुच्छेद में बोला गया है कि देश की सरकारी भाषा जो होगी, सरकारी भाषा, तो जो सरकारी भाषा होगी वो अंग्रेजी होगी। मतलब सारे के सारे सरकारी काम जो किए जाएंगे वो अंग्रेजी भाषा में किए जाएंगे। जबकि संविधान के अनुच्छेद 120 में, जबकि संविधान के अनुच्छेद 120 की जब हम लोग बात करेंगे, आर्टिकल 120 अनुच्छेद 120 में बोला गया है कि संसद अपने कार्य को हिंदी और अंग्रेजी दोनों ही भाषा में कर सकती है। संसद के जितने भी कार्य होंगे, संसद में जो कार्य होंगे वो आपके अंग्रेजी भाषा और हिंदी भाषा दोनों में ही कहीं ना कहीं किए जा सकते हैं। अर्थात हमने बोला आपको कि अभी हमारे देश के पास कोई राष्ट्रभाषा नहीं, देश की राजकीय भाषा, राजभाषा जो है वो कौन सी है? वो हमारी यहाँ पे हिंदी है, राष्ट्रभाषा नहीं है। संपूर्ण प्रदेश के क्रम को अगर हम देखेंगे तो आप देखेंगे कि उत्तर प्रदेश में हिंदी को हम लोगों ने राजभाषा घोषित किया है और उत्तर प्रदेश में दूसरी जो आपकी राजभाषा जो घोषित की गई है वो 1989 में उर्दू को हम लोगों ने दूसरी राजभाषा बनाया था। मध्य प्रदेश में भी हमारी हिंदी बोली जाती है, राजस्थान में भी हमारी हिंदी बोली जाती है। हिंदी के साथ साथ दूसरी जो सहयोगी भाषा के रूप में अंग्रेजी है। बिहार में हिंदी बोली जाती है और उर्दू दूसरी इसकी राजभाषा है। उत्तराखंड ये देश का पहला ऐसा राज्य, पहला राज्य जिसकी राजभाषा संस्कृत बनाएगी, पहला ऐसा राज्य। 2000 में उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड अलग हुआ और 10 वर्ष बाद हिंदी के अलावा दूसरी उत्तराखंड की राज्य की भाषा संस्कृत बनाई गई। इसके साथ साथ हिमाचल प्रदेश दूसरा ऐसा राज्य है जिसकी राजकीय भाषा संस्कृत बनाई गई, जबकि पहली राज्य की भाषा हिंदी है। छत्तीसगढ़ में हिंदी बोली जाती है और दूसरी छत्तीसगढ़ी भाषा बोली जाती है। झारखंड में हिंदी बोली जाती है, दिल्ली में हिंदी बोली जाती है, अंग्रेजी भी कहीं ना कहीं यहाँ की राजभाषा है और पंजाबी और उर्दू को भी बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं यहाँ पर चलन में प्रयोग किया जाता है। हरियाणा, पता होगा हरियाणा आपका किससे अलग हुआ है? पंजाब से हरियाणा अलग हुआ है। तो जब पंजाब से हरियाणा अलग हुआ तो पंजाबी भाषा हरियाणा में तो स्वाभाविक रूप से बोली जाएगी, लेकिन हिंदी यहाँ की राजभाषा है और सहयोगी भाषा यहाँ की अंग्रेजी है। इसके साथ साथ अगर हम लोग देखेंगे, जम्मू कश्मीर में आपकी डोंगरी है, कश्मीरी भाषा है, हिंदी भाषा है, उर्दू भाषा और अंग्रेजी भाषा का बोलबाला देखने को मिलेगा आपको। इन्हीं दोनों आधार को अगर हम लोग और देखेंगे कि गुजरात में कौन सी भाषा बोली जा रही है? गुजरात में गुजराती, गुजरात में जो भाषा बोली जा रही है वो कौन सी भाषा बोली जा रही है? गुजरात में गुजराती भाषा बोली जा रही है। हम लोग बात करते हैं कि हिंदी के विकास क्रम में कैसे कैसे इन भाषाओं का विकास हुआ और कैसे कैसे करके समय समय पर हिंदी को परिवर्तित किया जाता रहा है, कि कैसे कैसे हमारी हिंदी व्योगात्मक विश्लिष्ट प्रकार की एक भाषा रही है। तो हिंदी का विकास जो हुआ है वो हमारा हुआ है हिंदी का विकास। ये हिंदी का अगर आप विकास देखेंगे तो हिंदी का विकास आपका वैदिक संस्कृत से माना जाता है। हिंदी का विकास जो है आपका कहाँ से हुआ है? वैदिक संस्कृत से माना जाता है। अर्थात हम लोगों ने बात की थी प्राचीन हिंदी की, जब बात की थी तो यही प्राचीन हिंदी में दो भाषाओं का विकास हुआ था। एक आपका था वैदिक संस्कृत और दूसरी आपकी थी लौकिक संस्कृत। प्राचीन हिंदी में दो भाषाओं का विकास हुआ है, वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत
और लौकिक संस्कृत की जब हम बात करेंगे तो यही वैदिक संस्कृत जो है आपकी, इसी वैदिक संस्कृत को हिंदी का आदि जननी कहा जाता है। हिंदी की आदि जननी जो है वो कौन मानी जाती है? संस्कृत मानी जाती है। और संस्कृत में भी कौन मानी जाती है? लौकिक संस्कृत नहीं, वैदिक संस्कृत मानी जाती है। कौन मानी जाती है? वैदिक संस्कृत। कहने के लिए दोनों भाषाओं का विकास हुआ किससे? संस्कृत भाषा से ही हुआ है। इसलिए हम लोग कह देते हैं कि हिंदी की आदि जननी जो है वो कौन है? संस्कृत है। और इस प्राचीन हिंदी में जो सबसे कठिन भाषा के रूप में प्रयोग की जाती थी वो वैदिक संस्कृत थी। और इसको सरलतम रूप बनाने का जो कार्य किया था वो किया था किसने? महर्षि पाणिनि ने। महर्षि पाणिनि वेद व्यास के अच्छे मित्र थे, इसलिए इन्होंने वैदिक संस्कृत को व्याकरणबद्ध करने के बाद में थोड़ा सा सरलतम स्वरूप प्रदान किया था। क्योंकि वैदिक संस्कृत थोड़ी जटिल संस्कृत थी, ये आम जनमानस के पढ़ने में नहीं आ रही थी, समझने में नहीं आ रही थी। तो महर्षि पाणिनि जी ने इसको व्याकरणबद्ध करने के बाद में थोड़े इस संस्कृत के बिगड़ते हुए स्वरूप को इन्होंने कहीं ना कहीं संभालने का काम किया था। तो अभी हम लोग बात करें कि वैदिक संस्कृत जो है ये कौन सी संस्कृत है? वैदिक संस्कृत को किसने लिखा या वैदिक संस्कृत के जन्मदाता कौन है? क्योंकि भाई जिस भाषा में वेदों का वर्णन हुआ है, तो वेदों का जो वर्णन हुआ है वैदिक भाषा में हुआ है। वैदिक भाषा में वेदों का वर्णन हुआ है, और जो वैदिक भाषा में वेदों का वर्णन हुआ है तो इन वेदों का संकलन जो किया है वो महर्षि वेद व्यास जी ने किया है। क्योंकि महर्षि वेद व्यास जो हैं, वेद व्यास जी जो हैं, ये आपके कहीं ना कहीं वैदिक भाषा के या वैदिक संस्कृत के जन्मदाता माने जाते हैं। इनका मूल नाम कृष्णद्वैपायन था। कृष्णद्वैपायन था। जो कृष्णद्वैपायन आप देखेंगे तो ये साधारण मनुष्य हमारी तुम्हारी तरह थे, लेकिन जब इन्होंने वेदों को संकलित किया, वेदों को लिखा नहीं है। क्योंकि अगर आप ऋग्वेद को पढ़े हैं तो ऋग्वेद में आपने देखा होगा वेदों को किसी व्यक्ति विशेष द्वारा नहीं लिखा गया है, ये अपौरुष हैं। इनको संकलित किया है और वो संकलित करने का काम आपके कृष्णद्वैपायन अर्थात कौन? वेद व्यास जी ने किया है। इसलिए इस वैदिक संस्कृत के जन्मदाता जो माने जाते हैं वो आपके वेद व्यास माने जाते हैं। इसी वैदिक संस्कृत में ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, इन सब वेदों का वर्णन मिलता है। अर्थात जितने भी वैदिक ग्रंथ हैं इनको वैदिक भाषा में लिखा गया। इनके समकालीन जो ग्रंथ हैं ये सारे वैदिक भाषा में लिखे गए हैं। चाहे वो अरेंडक की बात करें, चाहे मंडल की बात करें, चाहे सूक्तियों की बात करें, तो ये सारे जो हमारे लिखे गए वो वैदिक भाषा में लिखे गए। उपनिषद हो गए, उपवेद हो गए, वेदांग हो गए, ये सारे हमारे वैदिक भाषा में लिखे गए। तो वैदिक संस्कृत के जन्मदाता जो माने गए हैं वो वेद व्यास जी माने गए हैं। और वेद व्यास को वैदिक संस्कृत का जन्मदाता माना जाता है। यही वैदिक संस्कृत हिंदी की आदि जननी के रूप में जानी जाती है। अर्थात इस वैदिक संस्कृत के सरलतम स्वरूप को देखें तो हमें आपको मिलेगा एक लौकिक संस्कृत, नई भाषा। क्योंकि प्राचीन हिंदी काल में दो भाषाओं का विकास हुआ है और दो भाषाओं में आपकी एक वैदिक संस्कृत, दूसरी लौकिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत के थोड़े से सरलतम स्वरूप को जब देखा तो वैदिक संस्कृत जब सरलतम स्वरूप को देखा तो महर्षि पाणिनि जो हैं आपके, ये जब आए तो इन्होंने इस लौकिक संस्कृत में अष्टाध्यायी नामक पुस्तक की रचना की और विश्व की पहली व्याकरण की पुस्तक बना करके तैयार की। और दुनिया में सबसे पहली जो किताब बनने वाली व्याकरण की है वो संस्कृत की व्याकरण, जिसमें कहीं ना कहीं एक जटिल प्रावधान को कहीं ना कहीं सरल करते हुए दिखाया। अर्थात इसको हम लोगों ने अष्टाध्यायी नाम दिया है। तो अष्टाध्यायी नामक पुस्तक जो लिखी है वो किसने लिखी है? अष्टाध्यायी नामक जो पुस्तक लिखी है ये हमारे किसने लिखी है? महर्षि पाणिनि ने लिखी है। और इसको व्याकरणबद्ध करने के बाद में लौकिक संस्कृत को इन्होंने कहीं ना कहीं प्रतिपादित किया। इसलिए लौकिक संस्कृत के जन्मदाता जो माने जाते हैं वो माने जाते हैं वेद व्यास। जब आप देखेंगे लौकिक संस्कृत, तो लौकिक संस्कृत के जन्मदाता जो माने गए हैं वो माने गए हैं महर्षि पाणिनि। और जबकि वैदिक संस्कृत की बात करें, वैदिक संस्कृत की बात करें, इसके माने गए हैं जन्मदाता वेद व्यास।
अब परीक्षा में क्वेश्चन पूछता है कि ऋग्वेद की रचना किस भाषा में हुई है, तो ऋग्वेद की रचना जो हुई है वो हमारी किस भाषा में हुई, तो ऋग्वेद की रचना हमारी वैदिक संस्कृत भाषा में हुई है, वैदिक भाषा में हुई है। अगर आपसे पूछेगा रामायण किस भाषा में लिखी गई, महाभारत किस भाषा में लिखी गई, तो रामायण है, महाभारत है, ये सारी की सारी हमारी जो रामायण है, जो हमारी महाभारत है, ये सारी की सारी हमारी लौकिक संस्कृत में लिखी। लौकिक संस्कृत के जन्मदाता आपके पाणिनि और वैदिक संस्कृत के जन्मदाता आपके वेद व्यास को माना जाता है। हिंदी के कालक्रम में आगे भाषाओं का विकास हुआ। जब आगे भाषाओं का विकास हुआ तो हम आगे भाषा को देखते हैं कि किस प्रकार से हम यहाँ पर चीज़ों को देख रहे थे कि आगे जो भाषा बनेगी, प्राचीन काल में दो भाषाओं का विकास हो चुका है। अब आपका आएगा मध्यकालीन हिंदी, मध्यकालीन हिंदी। तो मध्यकालीन हिंदी में आप देखेंगे यहाँ पर 4 भाषाओं का विकास होता हुआ दिखाई देता है। अर्थात अगर हम बात करें तो 4 भाषाओं के इस क्रम की जब बात करेंगे तो प्रथम प्राकृत भाषा, जिसको हम लोग पाली बोलते हैं, पाली को हम लोग प्रथम प्राकृत भाषा या पुरानी प्राकृत भाषा के नाम से जानते हैं, क्योंकि इस समय वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत का चलन चला हुआ था। और इसके बाद में महात्मा बुद्ध का जब जन्म होता है तो महात्मा बुद्ध जो हैं ये आकर के प्रथम प्राकृत भाषा को जन्म देते हैं और उसका क्या नाम रखते हैं, पाली भाषा नाम रखते हैं। अर्थात इस पाली भाषा के जो जन्मदाता हैं वो महात्मा बुद्ध माने जाते हैं। अर्थात ये पाली भाषा का विकास जो हुआ था मध्यकालीन हिंदी के समय हुआ था। नंबर 2 पे अगर हम लोग देखेंगे द्वितीय प्राकृत भाषा, द्वितीय प्राकृत भाषा, तो जो द्वितीय प्राकृत भाषा है इसी को हम लोग बोलते हैं प्राकृत भाषा, प्राकृत भाषा। तृतीय प्राकृत भाषा, जो तृतीय प्राकृत भाषा है ये आपकी अपभ्रंश भाषा है। और जो चौथे नंबर पर आपकी जो है चतुर्थ प्राकृत भाषा, प्राकृत भाषा, ये इसी का स्वरूप आपका है अवहट्ट भाषा। मध्यकालीन हिंदी के इस विकास क्रम में देखेंगे, महात्मा बुद्ध जब आएंगे तो पाली भाषा को जन्म देंगे, महावीर स्वामी आएंगे तो प्राकृत भाषा को जन्म देंगे। इसके बाद जो तृतीय आपकी प्राकृत भाषा है, इस भाषा में आपके स्वयंभू दिखाई देंगे, सरहपा दिखाई देंगे, आदि कवि आकर के इस भाषा को प्रतिपादित करने का काम करेंगे। लेकिन एक कवि आपको दिखाई देंगे जो अपभ्रंश भाषा के लिए कुछ ऐसे तथ्य बोलते हैं जिनको हिंदी के विद्वानों ने कहीं ना कहीं अपने अनुसार इसको कहीं ना कहीं लिया है। जैसे हिंदी, प्राचीन हिंदी, अभी हम लोगों ने बात की प्राचीन हिंदी, तो प्राचीन हिंदी के तथ्यों में जो सबसे पुरानी हिंदी बनेगी तो पुरानी हिंदी अपभ्रंश भाषा को, अपभ्रंश भाषा को चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने, चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने पुरानी हिंदी अपभ्रंश भाषा को किसने कहा है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने कहा है। और उन्होंने अपना कहीं ना कहीं ये कथन कह करके स्पष्ट कर दिया है कि हिंदी जो है वास्तविक रूप से जो शुरू होती है वो आपकी कहाँ से होती है, अपभ्रंश भाषा से शुरू होती है। इसलिए कहीं ना कहीं हिंदी का आधार जो है ये अपभ्रंश से ही माना जाएगा। इसलिए हम लोग भाषा का विकास जो है ये अपभ्रंश भाषा से करेंगे कि जब भाषा का विकास जब देखेंगे तो भाषा किस भाषा से परावर्तित होगी, तो संपूर्ण रूप से आप जब देखेंगे हिंदी का विकास होगा तो हिंदी हमारी अपभ्रंश भाषा से परावर्तित भाषा के रूप में दिखाई देगी। अभी हम लोगों ने इनके क्रमों को जाना है, मध्यकालीन हिंदी में किस प्रकार से भाषा का विस्तार हुआ है। इसी के साथ साथ कहीं ना कहीं आधुनिक हिंदी की बात करते हैं, आधुनिक हिंदी की बात करते हैं। और आधुनिक हिंदी में आप देखेंगे कि जब अवहट्ट भाषा और परावर्तित होती हुई दिखाई दी तो यहाँ पर आपकी पुरानी हिंदी और आगे चल करके यही आपकी नवीन हिंदी
के रूप में परावर्तित होती है और बंगला, उड़िया, असमिया के आधार पर पहचानी जाती है। भाषा के विकास क्रम की जब हम लोग बात करेंगे तो और भी इसके विश्लेषण के आधार को और समझने का प्रयास करेंगे। तो हम मिलते हैं अगली वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।